प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे 30 अपन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा शिफ्ट 2 यानी द्वितीय पाली के जीएस के प्रश्नों के उत्तर को। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने परीक्षा दे रखी है वो फटाफट अपने जीएस के प्रश्नों के उत्तर मिला लें। तो जो पीडीएफ हमारे पास है उसमें प्रश्नों की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 38 से। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो इसमें है बन रहा है वो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ठीक है, NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कानपुर। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, गन्ना शोध संस्थान पूछता तो हम चलते लखनऊ की तरफ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या करता है? ठीक है, तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर है सी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। ठीक, अब जो आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बहुत पहले हुई थी, यानी 17 मई 1865 को ही इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ। ठीक है, बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत ही ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी बनी और इसे नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ठीक है, यानी 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। अगला प्रश्न है सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है डी, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? ठीक है, अंग्रेजी में कहें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, अब चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि चाइना जब वन बेल्ट रोड योजना अपनी लेके आया, यानी कि भारत को चारों तरफ से वो घेर लेना चाहता था, भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनकी सहायता करके इस माध्यम से। ठीक है, तो और जो चाइना का प्रभुत्व प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में बढ़ रहा था, उसको देखते हुए 4 देशों ने एक समझौता किया जिसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद नाम दिया गया। ठीक है, तो इस समझौते की बात करें तो इसमें भारत, USA यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इस समझौते की परिकल्पना जो गढ़ी गई वो गढ़ी गई 2004 में। ठीक है, तो अब जो प्रश्न है उस पे आते हैं। अब इसके सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं। ठीक है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न था ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर है जोसेफ प्रिस्टल। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टल ने 1 अगस्त 1774 को इसकी खोज की, या ये कह सकते हैं कि अपनी खोज के बारे में लोगों को बताया और यहीं पे इन्होंने ये थीसिस दी कि कोई भी चीज़ अगर जलानी हो तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है CPCB का मतलब। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, उसका फुल फॉर्म आपको खोजना है। तो CPCB का मतलब है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसमें सही है। और हिंदी में कहें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ही एक एजेंसी है जिसकी स्थापना सितंबर 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? तो राजस्थान 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए थे भजनलाल शर्मा, यानी ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर है यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। ठीक है, यानी कि जिस बात पे आप शोध कर रहे हैं, अगर 2 लोग हैं या 2 लोगों के बीच ये शोध हो रहा है किसी बात को लेकर के, तो जो शोध करता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो जाए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में और इसका सही आंसर है ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST का मुख्य कार्य क्या है? तो ये ध्यान रखिए कि चिली में इससे संदर्भित ये टेलीस्कोप लगाया जा रहा है, वहाँ पे कैमरा लगाया जा रहा है और ये जो अध्ययन करेगा वो करेगा डार्क एनर्जी का, यानी ब्रह्मांड के रहस्यों के उद्घाटन के लिए इस टेलीस्कोप को लगाया जा रहा है। इसका आंसर होगा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, नाइट्रोजन के बारे में पीछे भी प्रश्न पूछा जा चुका था।
तो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र है N2। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, यानी 49 नंबर क्वेश्चन पे हमारा ध्यान है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को लिखा था। अब इस पुस्तक के संदर्भ में ये प्रश्न बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कब और कहाँ लिखी। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न बने तो आपको ध्यान रखना है कि, अहमदनगर किले में जो है जब जवाहरलाल नेहरू कैद थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो अहमदनगर किले में उन्हें कैद कर दिया गया। ये महाराष्ट्र में स्थित है और वहीं पर इन्होंने 1942 से 1945 के बीच में ये पुस्तक लिखी और इसका प्रकाशन हुआ 14 नवंबर 1946 को। ठीक है, अगला प्रश्न है 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। तो इसका सही आंसर है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर तक ये व्यवस्था की गई कि जो भी पुराने नोट हैं 1000 और 500 के वो आप अपने वाणिज्यिक बैंक में बदल सकते हैं और उसके बाद अगर आपको नोट बदलना होगा तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर पर जाना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान 7वां। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मना रही है। तो इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर 2023। ध्यान रखिएगा कि 10 दिसंबर को ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जैसे ही आप देखेंगे नौकरी वैसे आपको समझ जाएगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला प्रश्न था लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ें, लोक लुभावनवाद का मतलब होता है कि जब भी चुनाव का टाइम आता है तो नेता जो हमसे वादे करते हैं तो क्या वो चुनाव के बाद उतने वादे वो पूरे करते हैं जैसा उन्होंने कहा था वैसा किया, या क्या सिर्फ चुनाव के समय ही हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर के आते हैं। उसी को लोक लुभावनवाद कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा अगर चलती रही तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस संदर्भ में इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके। ठीक, अगला प्रश्न है आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चारों ऑप्शन पे आप ध्यान ले जाइए। आप स्वतः ही छांट सकते हैं कि ऑप्शन डी सही होगा, विद्रोहियों का सैन्य दमन। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है IGST में आई का मतलब है। तो जब पीछे मैंने प्रश्न हल कराया था तो वहाँ GST के जब 4 अवयव बताए थे तो वहाँ पे मैंने IGST का भी नाम लिया था। तो IGST में आई जो है वो है इंटीग्रेटेड। ठीक है, अगला प्रश्न था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है कैनबरा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है। तो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। वैसे ही सीधे ए पे एक ऑप्शन हमको मिल रहा है शेयर बाजार को विनियमित करना, ये काम है सेबी का। ठीक है, तो ये RBI का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या करता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा ना, जब आप पढ़ेंगे तो 2 ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि हाँ ये सही हो सकता है। जैसे बी ऑप्शन, यह एशिया प्रशांत क्षेत्रों में वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए इसका निर्माण किया गया, लेकिन केवल वित्तीय बाजार तक नहीं था, आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे कट जाता है और अपना सही आंसर हो जाता है सी, यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी जो इसके सदस्य देश हैं वो। अब एशियाई विकास बैंक की बात कर ले तो स्थापना इसकी हुई 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए। मुख्यालय इसका मनीला में है और मनीला स्थित है फिलीपींस में। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो इसका सही उत्तर है बी 1951। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और उसी के संदर्भ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो इसका सही आंसर है आपका पुर्तगाल। तो लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति जो है नए प्रधानमंत्री, ठीक है, नए प्रधानमंत्री बनाए गए। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही आंसर है सी, सार्क। ठीक है, तो सार्क की बात करें
तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय इसका है काठमांडू और इसके सदस्य देशों की संख्या है 7, भारत के साथ साथ लगे हुए 7 देश, ठीक है, खाली श्रीलंका को छोड़ दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न संविधान से था, वो था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 19(1) का इसकी गारंटी हमको देता है, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 19(1) का दिया नहीं है, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव ऊपर दिया हुआ है, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं, केवल गवर्नर। कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में, जब हम लोग 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के डैश के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय बताया गया है साइबर अपराध को, और इसको किस सूची में रखेंगे, तो इसका सही आंसर है बी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में तीन सूचियों की चर्चा की गई, एक है केंद्रीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। वर्तमान में बात करें तो केंद्रीय सूची में 100 विषय, ठीक है, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो ये इसलिए बनाए गए कि इन सूची में जो विषय हैं, कानून बनाने की बात आएगी तो केंद्र सूची का विषय है तो केंद्र उस पर कानून बनाएगा, राज्य सूची का विषय है तो राज्य उस पर कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची का विषय है तो केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा अगर कोई विवाद होता है उस कानून को लेकर के, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है डंपिंग का तात्पर्य है, और चारों ऑप्शन पे अगर हम ध्यान ले जाएं तो डंपिंग का इसका सही आंसर निकल के आता है सी, विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए, तो यहाँ ध्यान रखिए कि 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ, और ये समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। इस समझौते की बात की जाए तो 19 सितंबर 1960 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और भारत की तरफ से उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान। इन दोनों के बीच समझौता हुआ, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पश्चिम और पूरब में बांट दिया गया। तो जो पश्चिम की तरफ 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, तो इनके अधिकतर जल पर पाकिस्तान का अधिकार, ठीक है। वहीं पूरब की नदियां रावी, व्यास, सतलज, इनके जल के अधिकतर हिस्से पर भारत का अधिकार, ठीक। 80-20 का फार्मूला तय किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, ये रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है आपका, 5 अप्रैल। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में RDX का पूर्ण रूप दें, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो RDX के पूर्ण रूप की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंटल एक्सप्लोसिव, ठीक है, सबसे हाई एक्सप्लोसिव माना जाता है, यानी विस्फोटक, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था। कई बार मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, और कई बार जब भी रामसर स्थल की करंट में चर्चा में रहा तब तक मैंने चर्चा की है कि भारत का पहला रामसर स्थल रहा चिल्का झील, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है, तो इसके लेखक हैं शूद्रक, ठीक है। अगला प्रश्न है कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है, ठीक। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन पे आप ध्यान ले जाइए, और अगर कम विकसित देश हैं वहाँ अगर गरीबी का मुख्य कारण अगर देखा जाए तो वो है आय असमानता, ठीक है। अगला प्रश्न है किस खनिज को वरीड सनसाइन यानी दबी हुई धूप के रूप में जाना जाता है, तो कोयला जमीन के भीतर दबा रहता है और कई वर्ष लगते हैं उस लकड़ी को कोयला बनने में, ठीक है। यानी जो वन क्षेत्र देख रहे हैं, किसी भी कारण से अगर ऐसे वन क्षेत्र सतह के नीचे चले जाएं और ज़मीन में वो दबे रहें तो वो लकड़ी धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे दबी हुई धूप कहा गया। क्योंकि जब हम बाहर निकालते हैं और जब इसे आग के सहयोग से जब इसे जलाया जाता है तो जितनी ऊर्जा हमें धूप से मिलती है लगभग उसी प्रकार की ऊर्जा हमें कोयला भी देता है, इसलिए 73 का सही आंसर है आपका ए, कोयला, ठीक है।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था काले धन पर अंकुश लगाना। ठीक है, इस शिफ्ट का आखिरी प्रश्न यानी 75वां प्रश्न वो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। अभी हाल ही का प्रश्न है तो इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 12.50%। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने 30 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में ये परीक्षा दी थी, इन प्रश्नों को मिला लें, पूरी तरह एथेंटिक आप मान सकते हैं, यहाँ से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि 23, 24, 25 को हुई पुलिस परीक्षा की जीएस के प्रश्नों के उत्तर भी मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखे हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो देख लें और अपने प्रश्न पत्र को मिला लें। ठीक है, अपना अपना आकलन कर लें। हर परीक्षा के बाद अपना आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि जिससे आप ये समझ सकें कि अभी आपको किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 31 अगस्त के उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर के साथ, यानी जीएस के प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।